Jai Hind, future officers, and welcome back. I hope you all are in a very great health and very eager to study this new chapter. अपने सक्सेस के एक जर्नी में एक नया स्टेप आगे और बढ़ने के लिए, एक नई चीज समझने के लिए और इस नए दिन को फिर से प्रोडक्टिव बनाने के लिए बहुत ही ईगरली वेट कर रहे होंगे। सो आवर न्यू चैप्टर इज सेंटर स्टेट रिलेशन। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब हमने यूनिटी फेडरलिज्म बहुत सब कुछ के बारे में पढ़ लिया, कैसे कोई कंट्री काम करती है, कौन सी कंट्री यूनियन कहलाती है, कौन सी फेडरलिज्म कहलाती है। हमारी कंट्री फेडरल स्ट्रक्चर होते हुए यूनियन का ज्यादा पावर है। और हमारे आर्टिकल 1 में क्या बोला गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, अब यहाँ बात की जा रही है कि हमारी कंट्री कैसे फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, कैसे हमारे में लेजिस्लेटिव पावर्स डिवाइड होते हैं, कैसे फाइनेंशियली चीजें डिवाइड होती हैं सेंटर और स्टेट के बीच में। ये सब हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। So, without wasting any further time, let's deep dive into this chapter, that is center state relation. As usual, we have divided the chapter in different parts, and first of all, we will handle with this part 1 that says about the introduction to center state relation. जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो फेडरल है स्ट्रक्चर में, बट वो पावर डिवाइड करता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियली सेंटर और स्टेट के बीच में। हाउएवर वो एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम भी बनाता है जो इन्फोर्स होंगी बोथ सेंट्रल लॉज पे भी स्टेट लॉज पे भी। मीनिंग देयर इज नो डिवीजन ऑफ जुडिशियल पावर। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है, ऑल ओवर द कंट्री वो आपकी इंप्लीमेंट होंगी। ठीक है, अगर कुछ भी ऐसे लॉ पास होते हैं जो ऑल ओवर कंट्री होने हैं कोर्ट के द्वारा, तो वो होगा। जुडिशियल सिस्टम में कोई डिवीजन नहीं है। For the effective operation of this federal system, the constitution contain elaborate provisions to regulate the relationship between the center and the state के बीच में प्रॉपर रेगुलेशन होते रहे। क्यों? ताकि इंश्योर कर सके मैक्सिमम हार्मनी एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। अब ये रिलेशन ना तीन टाइप से पढ़ते हैं। पहला लेजिस्लेटिव रिलेशन, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, तीसरा फाइनेंशियल रिलेशंस। क्या है हमारे किस किस के बीच में? सेंटर और स्टेट के बीच में। द फर्स्ट वन इज legislative relation, the second one is administrative relation, and the last one is financial relation. So first we are tackling with the part 2, that is the legislative relation। जो हमने यहाँ पढ़ा था इसमें तीन टाइप में से पहली टाइप की बात कर रहे हैं। that talks about from the article 245 to article 255। लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन द सेंटर और स्टेट वो किस पार्ट में डिवाइड किया, लाइक डिटेल्ड किया गया है, बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो पार्ट 11, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना कि सेंटर स्टेट रिलेशन को किस पार्ट में बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन के। पार्ट 11 जो कि आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 255 तक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड करता है लेजिस्लेटिव पावर को विथ रिस्पेक्ट टू बोथ फर्स्ट टेरिटरी एज वेल एज सब्जेक्ट्स। आपके किस टेरिटरी में कहाँ तक कौन सा लॉ इंप्लीमेंट होगा और किस सब्जेक्ट के ऊपर कौन लॉ डिसाइड करेगा, ये सब कुछ बताया जाता है इसमें। ठीक है, देयर आर फोर की एस्पेक्ट्स टू दीज रिलेशन। अब इस रिलेशन में भी चार एस्पेक्ट पे बात की जाती है लेजिस्लेटिव रिलेशन में। पहला कि टेरिटोरियल एक्सटेंट कहाँ तक होगा आपका सेंटर और स्टेट लेजिस्लेशन का। दूसरा, लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाएगा। पार्लियामेंट लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड में पार्लियामेंट का लेजिस्लेशन कहाँ तक वैलिड है। सेंटर कंट्रोल ओवर द स्टेट लेजिस्लेशन में सेंटर का कंट्रोल कहाँ तक है। पहले टाइप की बात करते हैं एज यूजुअल, टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन। तो दिस एस्पेक्ट डिफाइंस द ज्योग्राफिकल लिमिट ऑफ द लॉ मेकिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर और सेंटर के बीच में जो पार्लियामेंट का लॉ मेकिंग पावर है, वो ज्योग्राफिकल लिमिट उसकी क्या है, इसको डिफाइन करता है। तो इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। पार्लियामेंट इट कैन मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी। वो पूरी कंट्री के लिए भी बना सकता है या पर्टिकुलर किसी पार्ट के लिए भी बना सकता है। ये टेरिटरी इंक्लूड करती है आपका स्टेट, यूनियन टेरिटरी एंड एनी अदर एरिया फॉर द टाइम बीइंग इंक्लूडेड इन द इंडियाज टेरिटरी। के अंदर जितनी भी लैंड आती है, हर चीज की बात की जा रही है यहाँ पे। पार्लियामेंट के पास पावर है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन बनाने का, अप्लीकेबल टू इंडियन सिटीजन्स एंड देयर प्रॉपर्टी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे आप कोई टैक्स नहीं भर रहे हो या आपकी प्रॉपर्टी बाहर है, बाहर कंट्रीज में, तो इंडियन गवर्नमेंट के पास, इंडियन लॉ के पास फुल अथॉरिटी है कि वो आपकी इंटरनेशनल प्रॉपर्टी को भी सीज कर सकती है। आपके वहां पे भी आपके ऊपर एक्शंस लिए जा सकते हैं। इसी तरीके से और भी लॉज हैं। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जांपल था। अब स्टेट लेजिस्लेचर क्या है, इट कैन मेक लॉज फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। किसी भी
पूरा प्रॉपर स्टेट पूरे स्टेट पे लगाया जा सकता है। लाइक उत्तर प्रदेश अगर चाहे तो पूरे उत्तर प्रदेश पे लगा सकता है, या तो वो चाहे तो वाराणसी, प्रयागराज, कहीं तक भी उस लॉ को लिमिट कर सकता है कि वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर एरिया के लिए है। द लॉज मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट एप्लीकेबल आउटसाइड द स्टेट unless there is sufficient nexus between the center and the states of the object ऑफ द लॉ। अब किसी लॉ के बीच में कंसेंसस हो रखा है सेंटर और स्टेट के बीच में कि ये कॉमन रहेगा और इस पे कोई भी एक्शन ले सकता है, तो उस कंडीशन में आपका जो सेंटर है वो सेंटर के बाहर भी, अपने स्टेट के टेरिटरी के बाहर भी उस लॉ को इम्प्लीमेंट करवा सकता है, अगर वो सेंटर और स्टेट के बीच में प्रॉपर नेक्सस है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्लेस सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस ऑन टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के जुरिस्डिक्शन पे कुछ कंडीशंस, कुछ लिमिटेशंस, कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगाता है कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि पार्लियामेंट अपनी पावर का ओवर यूज ना कर पाए। द लॉज ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग एरियाज। अब क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे कि पार्लियामेंट का लॉ वैसे तो पूरी कंट्री पे इम्प्लीमेंट होता है, बट कुछ ऐसे कंडीशंस भी है जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर की इंपॉर्टेंस देखी गई है ड्यू टू मेंटेन द फेडरलिज्म इन द कंट्री, और स्टेट को भी कुछ इंपॉर्टेंस देने के लिए। तो कुछ ऐसे एरियाज भी है जहाँ पे आपका लॉ ऑफ पार्लियामेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। अब उनके बारे में जानने का ट्राई करते हैं कि ऐसे कौन से एरियाज है जहाँ पे आपके लॉ ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट एप्लीकेबल। द प्रेसिडेंट कैन मेक रेगुलेशन, अब प्रेसिडेंट बना सकता है रेगुलेशन फॉर द पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नर ऑफ 5 यूनियन टेरिटरी। 5 यूनियन टेरिटरी के लिए प्रेसिडेंट रेगुलेशंस बना सकते हैं। वहाँ पे कौन कौन से स्टेट हैं ऐसे? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव एंड लद्दाख। ये ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट अपने पावर को यूज करके वहाँ पे रेगुलेशंस बना सकता है। अ रेगुलेशन मेड बाय द प्रेसिडेंट हैज द सेम फोर्स एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड कैन इवन अमेंड और रिपील वन। प्रेसिडेंट की जो रेगुलेशन होंगी इन 5 एरियाज में, 5 यूनियन टेरिटरीज में, वो सेम फोर्स रखती होंगी, सेम पावर रखती है जो आपके पार्लियामेंट का एक लॉ पावर रखता है। इवन प्रेसिडेंट के रेगुलेशन किसी बने हुए लॉ को वहां पे अमेंड भी कर सकता है और रिपील भी कर सकता है। अब गवर्नर के पास पावर है टू डायरेक्ट दैट एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट अप्लाई टू शेड्यूल्ड एरिया। गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो होगा, जो भी लॉ पार्लियामेंट ने बनाया होगा, वो गवर्नर चाहे तो रोक सकता है किसी शेड्यूल्ड एरिया में अप्लाई करने से, विथ, या फिर अप्लाई कर सकता है बट उसमें कुछ कुछ चेंजेस भी वो अपने अकॉर्डिंग कर सकता है। गवर्नर ऑफ असम के पास सिमिलर पावर है विद रिस्पेक्ट टू अ ट्राइबल एरिया इन द स्टेट। ठीक है, ट्राइबल एरिया जो असम के अंदर है वहां पे भी गवर्नर के पास सेम पावर है। द प्रेसिडेंट के पास जो पावर है वो सेम है कौन से स्टेट्स के लिए? ट्राइबल एरिया जहां मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम के जो ट्राइबल एरियाज है उसकी पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। बट असम का जो ट्राइबल एरिया है उसका पावर किसके पास है? आपके गवर्नर के पास है। इन पॉइंट्स को प्लीज नोट डाउन कर लें। अब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट, लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ है उसके बारे में बात करना चाह रहा है यहाँ पे। तो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स between the center, state and the concurrent list that is in the 7th schedule। 7th schedule के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है कि 7th schedule, what does the 7th schedule contain। तो आपको ये नोट डाउन कर लेना चाहिए कि 7th schedule में आपके 3 लिस्ट बताई गई है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन करता है लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स का। लिस्ट 1 पहला है द यूनियन लिस्ट। यूनियन के पास कौन कौन से पावर है? पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिवली पावर टू मेक लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट पे प्रॉपर लॉ बना सकता है कौन? आपका पार्लियामेंट। अब करेंटली हमारे पार्लियामेंट के यूनियन लिस्ट में 80 सब्जेक्ट्स हैं। टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं? 80 हैं। बट अगर कोई पूछे ओरिजिनली कितने थे, तो ओरिजिनली हमारे यूनियन के पास 97 लिस्ट थे। दीज सब्जेक्ट्स आर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ये नेशनल इंपॉर्टेंस कंटेन करते हैं, जैसे कि आपका डिफेंस, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, सेंसस और इंश्योरेंस। ये ऐसी चीजें हैं जो आपके पूरे कंट्री इससे अफेक्ट होगी, पूरा यूनियन अफेक्ट होगा, जिस वजह से ये लिस्ट को किस में डाला गया है? यूनियन लिस्ट में। वेदर इट्स डिफेंस, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, सेंसस एंड इंश्योरेंस। आई वॉन्ट यू टू राइट लास्ट सेंसस कब हुआ था इंडिया में, कौन से ईयर में, एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन विद प्रॉपर टाइम स्टैम्प। सो अब लिस्ट 2 की बात करते हैं। स्टेट लिस्ट में क्या क्या है? तो स्टेट लेजिस्लेचर एक्सक्लूसिव पावर है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस टू मेक अप। कैसे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इमरजेंसी और समथिंग लाइक दैट। टू मेक लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट्स। इट्स करेंटली हैज 61 सब्जेक्ट्स। ओरिजिनली अगर पूछा जाए तो कितने थे? 66 थे।
These सब्जेक्ट्स आर ऑफ रीजनल एंड लोकल इंपॉर्टेंस, जैसे कि आपका पब्लिक ऑर्डर स्टेट का, स्टेट पुलिस, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड लोकल गवर्नमेंट। एग्रीकल्चर किसके अंदर आता है? आपका स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। ये क्वेश्चंस भी कभी कभी वनडे एग्जाम्स में आते हैं कि अगर पुलिस पूछ ले, एग्रीकल्चर पूछ ले, लोकल गवर्नमेंट पूछ ले, पब्लिक हेल्थ पूछ ले, वहां वो पूछ सकता है कि ये किसके अंदर आते हैं। अब बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट्स। अब कॉन्करेंट लिस्ट ऐसा होता है जहां पे कोई भी बना सकता है, ठीक है। दीज सब्जेक्ट्स आर वेयर यूनिफॉर्मिटी ऑफ लेजिस्लेशन इज डिजायरेबल बट नॉट एसेंशियल, सच एज क्रिमिनल लॉ। जैसे कि आप कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन सा है? क्रिमिनल लॉ। सिविल प्रोसीजर क्या होगा? मैरिज एंड डाइवोर्स, इलेक्ट्रिसिटी, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग। जो ये कैटेगरीज आते हैं, ये किस में आते हैं? आपका लिस्ट 3 दैट इज इन द कॉन्करेंट लिस्ट, ये आपका इसके अंडर आता है। अब 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने क्या किया? 42nd अमेंडमेंट एक्ट, अब ये बताएं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा अमेंडमेंट को कहा जाता है? जिसने ट्रांसफर किया 5 सब्जेक्ट आपका स्टेट लिस्ट से हटा के कॉन्करेंट लिस्ट में। आपने देखा होगा स्टेट लिस्ट में मैंने बोला था कि स्टार्टिंग ओरिजिनली 66 थे बट बाद में हो गए 61। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि एक अमेंडमेंट आता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसने क्या किया, वो 5 सब्जेक्ट जो थे आपको स्टेट लिस्ट से हटा के कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। जैसे कि एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आया है कि एजुकेशन आपके कौन से लिस्ट के अंदर आता है, आपका सेंटर, स्टेट या फिर कंकरेंट। तो आपका एजुकेशन करेंटली आपका किस में आता है? कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, बट ओरिजिनली किस में आता था? ये स्टेट लिस्ट में आता था। सेकंड, फॉरेस्ट। थर्ड आपका वेट्स एंड मेजर्स, ये आपके कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स, कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़ के बाकी जो कोर्ट्स की बात की जा रही है, बाकी जस्टिस सिस्टम की बात की जा रही है, वो आपके कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा। अब कुछ रेजिडरी पावर भी होते हैं, पावर टू मेक लॉज ऑन मैटर्स। अब वो जो तीनों लिस्ट में ऐसे कुछ लॉ भी होंगे जो स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, तीनों में नहीं लिखे गए हैं, उसे बोलेंगे रेजिडरी पावर्स। और ये किसके अंदर आ जाता है? ऑटोमेटिकली ये पार्लियामेंट के अंदर आ जाता है। अब दिस इंक्लूड्स द पावर टू लिवाई रेजिडरी टैक्सेस। इंडिया फॉलो करता है कैनेडियन मॉडल इन दिस रिगार्ड। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि रेजिडरी पावर के टाइम पे जो आपका मॉडल है वो इंडिया कौन सा मॉडल फॉलो करता है? तो वी फॉलो कैनेडियन मॉडल इन दिस रिगार्ड, वेयर एज द यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया लीव रेजिडरी पावर टू द स्टेट। यूएस और ऑस्ट्रेलिया क्या करते हैं? रेजिडरी पावर को स्टेट्स को दे देते हैं, बट कनाडा क्या करता है? सेंटर को देता है, यूनियन को देता है, और इंडिया भी सेम अप्रोच फॉलो करता है ना। रूल ऑफ सुप्रीमेसी, अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो सब क्लॉज में आके क्लैश कर जाते होंगे दोनों के बीच में, तो वहां पे सोचा जाता होगा कि इस लिस्ट में फाइनली कौन प्रिवेल करेगा, कौन काम करेगा, कौन इसकी सुप्रीमेसी लेगा। तो वही यहाँ पे बात की जा रही है कि इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द लिस्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेस अ क्लियर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके लिए भी प्रॉपर एक लिखा हुआ है प्रेसिडेंस कि अगर कोई क्लैश होता है दो लिस्ट के बीच में, तो कौन सा लिस्ट प्रिवेल करेगा और कौन सा सबड्यू करेगा। पहला है द यूनियन लिस्ट प्रिवेल ओवर स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। कोई भी ऐसा सब क्लॉज आता है इन तीनों स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बीच में, जहां तीनों में क्लैश हो गया है, आपका यूनियन में भी, सेंटर में भी, और कॉन्करेंट जो ऑब्वियसली किसके अंदर आता है? पार्लियामेंट। तो अब इन तीनों के बीच में क्लैश हुआ है, तो सबसे ज्यादा प्रिवेल कौन करेगा? आपका यूनियन लिस्ट प्रिवेल करेगा, और यूनियन लिस्ट प्रिवेल करेगा तो ऑटोमेटिकली पावर किसके पास आ जाएगी? यूनियन के पास, पार्लियामेंट के पास। द कॉन्करेंट लिस्ट प्रिवेल ओवर द स्टेट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है वो प्रिवेल करेगी किसके? स्टेट लिस्ट पे। सबसे पहले कौन? यूनियन लिस्ट, फिर कॉन्करेंट लिस्ट। इफ देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन a central law and a state law on a concurrent list subject, the central law prevails। अब यहाँ पे क्या बोला जाता है कि अगर स्टेट लॉ और सेंट्रल लॉ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा। ठीक है, आई होप यू ऑल गॉट दिस पॉइंट। अब यहाँ पे स्टेट लॉ ऑन अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट विल प्रिवेल इन दैट स्टेट इफ इट वाज रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए रखा गया एंड हैज रिसीव्ड हिज असेंट। हाउएवर पार्लियामेंट कैन स्टिल ओवरराइड। अब स्टेट लॉ कोई कॉन्करेंट लिस्ट पे स्टेट लॉ ने बनाया, वो तभी प्रिवेल करेगा अगर मान लो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन और अपनी असेंट दे दिया। प्रेसिडेंट ने अगर किसी कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पे एक्सेंट दे दिया है जो कि स्टेट लॉ ने इसको चेंज करने का चाहा, बट पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अभी भी उस लॉ को ओवरराइड कर सकता है, उस लॉ को पार्लियामेंट में पास करके। अब पार्लियामेंट का लेजिस्लेशन स्टेट फील्ड की बात की जा रही है। तो while the scheme of distribution is maintained in normal times, the constitution empowered to power the parliament to legislate on a state list subject under 5 extraordinary circumstances।
5 ऐसे सर्कमस्टांसेस भी बताए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने जब पार्लियामेंट आपका प्रिवेल करके स्टेट लिस्ट पे भी काम करने लग जाएगा, उस पे भी चीजें बनाने लग जाएगा। अब कौन कौन से हैं वो? जब राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करता है 2/3 मेजोरिटी से, और ये बोलता है कि नेशनल इंटरेस्ट में अगर देखा जाए ओवरऑल कंट्री की ग्रोथ के लिए, कंट्री के इंटरेस्ट को देख के यहाँ पे यूनियन को ही इस लॉ पे काम करना चाहिए इंस्टेड ऑफ द स्टेट, क्योंकि स्टेट अपनी स्टेट की वेलफेयर देखेगा और यूनियन को ओवरऑल ग्रोथ देखना पड़ता है। तो उस केस में आपका पार्लियामेंट बना सकता है स्टेट लिस्ट मैटर में, सच ए रेजोल्यूशन रिमेन्स इन फोर्स ऑफ फॉर 1 ईयर एंड कैन बी रिन्यूड एनी नंबर ऑफ टाइम। किसी लॉ के ऊपर अगर राज्यसभा ने रेजोल्यूशन पास किया है कि इस लॉ पे यूनियन बनाएगा इंस्टेड ऑफ द स्टेट लिस्ट ऑफ दैट स्टेट पर्टिकुलर स्टेट, तो उस कंडीशन में यूनियन आपका लॉ बना रहा है, पार्लियामेंट आपका लॉ बना रहा है। अब ये रेजोल्यूशन कंटिन्यू कितने साल तक चलेगा? 1 साल तक चलेगा। इस बात को आप नोट डाउन कर लेना कि पार्लियामेंट अगर कोई रेजोल्यूशन, राज्यसभा अगर कोई रेजोल्यूशन पास करता है जहां पे यूनियन को ही पावर दी जाती है कि आप स्टेट लिस्ट पे भी काम करो, वो रेजोल्यूशन टोटल 1 साल तक चलता है। और वो मान लो 1 साल खत्म होने आ गया, ठीक है, अब अभी कोई लॉ बनाया गया है जो यूनियन ने बनाया है स्टेट लिस्ट के लिए, तो वो लॉ जो है वो 6 महीने तक ही वर्क करेगा उस स्टेट में। अगर रेजोल्यूशन पावर में नहीं है, रेजोल्यूशन ऑटोमेटिक 1 साल के बाद खत्म हो जाएगी, तो जो यूनियन ने बनाया होगा वो 6 महीने तक वो लॉ काम करेगा वहां पे। अब यहाँ पे एक सीज वर्ड है जो पहले मेरे टाइम पे मुझे बहुत हार्ड लगता था कि क्या है, समझ में नहीं आता था, तो इसका मतलब एंड एक तरीके से। अब ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे क्या होगा? व्हेन अ नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, पार्लियामेंट एक्वायर द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट। पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के किसी भी मैटर पे काम कर सकता है जब कंट्री में नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई है। Laws made under this provision become inoperative 6 months after the emergency has ceased to operate। अगर लॉ ऐसे प्रोविजंस जो बनाए गए हैं नेशनल इमरजेंसी के दौरान, जैसे ही नेशनल इमरजेंसी खत्म होती है उसके 6 महीने के बाद वो लॉ ऑटोमेटिक सीज कर जाएगा, और वहां पे स्टेट लॉ, जो स्टेट की जो लेजिस्लेचर है, वो फिर से वो लॉ पास कर सकती है या फिर न्यू लॉ को ला सकती है। बट वो जो लॉ पास हुआ था वो 6 महीने में ऑटोमेटिक सीज हो जाएगा, ठीक है। When a state makes a request, if the legislature of two or more states pass a resolution requesting parliament to enact a law on the state list matter, parliament can make such law for those states। मान लो दो या फिर दो से ज्यादा स्टेट, यूपी, बिहार, बंगाल, इन्होंने रिक्वेस्ट किया पार्लियामेंट से कि आप स्टेट लिस्ट की ये वाली जो कैटेगरी है इसमें आप लॉ बनाओ। हो सकता है कुछ भी रीजन हो सकता है, दो स्टेट के बीच में, तीन स्टेट के बीच में किसी पार्ट पे क्लैश चल रहा है, तो उन तीनों ने सेंटर को रिक्वेस्ट किया कि अगर हम बनाएंगे तो एक दूसरे को सही नहीं होगा लॉ, तो आप इसकी जगह पे बनाए। तो वहां पे यूनियन बना सकता है, बट वहां पे दो या फिर दो से ज्यादा स्टेट्स का रिक्वेस्ट होना चाहिए। तो वो लॉ पार्लियामेंट बना सकता है उन पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए। दिस लॉ कैन बी अमेंडेड और रिपील्ड बाय पार्लियामेंट, नॉट द स्टेट्स दैट रिक्वेस्टेड इट। ये लॉ जो बनेंगे वो अमेंड और रिपील दोनों कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है, वो स्टेट नहीं कर सकती जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी। इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 एंड वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1974। ये दोनों पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लेना, आपके राइटिंग सेक्शन में बहुत काम आएगा। अब टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको अपने किसी भी पार्ट में इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करना है जो यूएन या किसी ने गाइडलाइंस दी है, कॉप मीटिंग होती है, कुछ भी होती है, तो वहां पे अगर आपको करना है तो भी पार्लियामेंट के पास पूरे प्रॉपर लॉ है, वो पावर है कि वो स्टेट लिस्ट के मैटर में अपना लॉ बना सकता है। क्यों? क्योंकि उसको इंटरनेशनल ट्रीटीज को इम्प्लीमेंट करना है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, कन्वेंशन, इन पे काम करना है। दिस enables सेंट्रल गवर्नमेंट टू फुलफिल इट्स इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस बहुत होती है सेंटर के ऊपर, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए ऑब्वियस सी बात है आपको पार्लियामेंट को पावर देनी पड़ेगी कि वो स्टेट लिस्ट के ऊपर भी काम कर सकता है। प्रेसिडेंट रूल के टाइम क्या होगा कि व्हेन प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड इन ए स्टेट, जब प्रेसिडेंट रूल आपका इम्पोज हो चुका है स्टेट में, तो पार्लियामेंट बिकम्स इन एम्पावर टू मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट फॉर दैट स्टेट। यहाँ पे क्या हुआ कि अगर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो रखा है स्टेट में, तो पार्लियामेंट के पास पावर है, वो किसी भी लॉ में स्टेट लिस्ट में जो भी कैटेगरी आती है उस पर लॉ बना सकता है पर्टिकुलर उसी स्टेट के लिए जिस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। A law made this way continues to be operative even after the president rule ends but can be repealed or altered by the state legislature। मान लो किसी स्टेट में अभी प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, पार्लियामेंट ने कोई वहां पे लॉ पास किया उस स्टेट में, पर्टिकुलर उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल खत्म होता है, तो अब स्टेट के पास पूरी पावर है कि उस लॉ को या तो वो रिपील कर दे पूरी तरीके से या फिर उसमें कुछ चेंजेस ले आए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट लेजिस्लेचर को पावर दे रखा है।
अब सेंटर का कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, अब स्टेट लेजिस्लेशन के ऊपर सेंटर का क्या कंट्रोल है? तो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द सेंटर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द स्टेट लेजिस्लेटिव मैटर्स इन द फॉलोइंग वेज, इन तरीकों से। पहला है द गवर्नर कैन रिजर्व सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल passed by the state legislature for the president's consideration. The president enjoys an absolute veto over them. अब कुछ स्टोरी बताता हूँ उसके पीछे कि क्या कहना चाहता है ये। गवर्नर ना कुछ टाइप के बिल को रिजर्व कर सकता है जो स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे मान लो अब पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा ने कोई अमेंडमेंट पास किया, लास्ट में प्रेसिडेंट की कंसेंट जरूरी होती है, वो प्रेसिडेंट को देना पड़ता है। बट स्टेट में क्या सीन है, अगर स्टेट लेजिस्लेचर से कोई चीज पास हो गई है और गवर्नमेंट के पास वो असेंट के लिए आई है, तो सॉरी गवर्नर के पास, तो गवर्नर के पास पावर है कि उसको विथहोल्ड कर सकता है या फिर वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए उस बिल को होल्ड करके रख सकता है। सेम हुआ था तमिलनाडु में, जहां पे क्या आर्टिकल 200 ये कहता है कि गवर्नमेंट या तो एसेंट दे दे या फिर प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए होल्ड कर ले, रिजर्व कर ले, या फिर खुद के एसेंट को भी होल्ड कर सकता है। अब आर्टिकल 201 क्या कहता है कि अब तो आर्टिकल 200 आप समझ गए होंगे कि गवर्नर होल्ड कर सकता है, एसेंट कर दे सकता है या फिर रिजर्व कर सकता है बिल। 201 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट के पास जो पावर है कि रिजर्व की गई है प्रेसिडेंट के लिए, अब मान लो प्रेसिडेंट जो भी उसमें डिसीजन लेते हैं ना वो फाइनल होगा। 201 ये कहता है। 200 क्या कहता है कि गवर्नर आपका होल्ड कर सकता है एसेंट को, दे सकता है, विथ होल्ड कर सकता है या फिर रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। वही आर्टिकल 201 ये कहता है कि अगर प्रेसिडेंट के लिए आपने विथ होल्ड किया है, प्रेसिडेंट के लिए आपने इतना टाइम तक रोक के रखा है, तो उनकी रिस्पेक्ट रखते हुए अगर आप प्रेसिडेंट के पास वो बिल जाता है, प्रेसिडेंट उसमें जो चाहे डिसीजन ले वो फुल एंड फाइनल होगा, वो आपको मानना पड़ेगा, ये आर्टिकल 201 कहता है। अब होता क्या है कि तमिलनाडु एक एंटी नीट बिल लेके आती है। कौन सी बिल लेके आती है? एंटी नीट बिल। ये बिल बेसिकली, अब नीट आप सबको पता होगा कि मेडिकल कॉलेज के एंट्रेंस में यूज किया जाता है, वो एक एंट्रेंस टेस्ट है जिसको आपको पास करना होता है गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एंट्री लेने के लिए, ठीक है। तमिलनाडु क्या कहती है कि तमिलनाडु एक बिल पास करती है जिसका नाम होता है द तमिलनाडु एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री कोर्स बिल, ठीक है। अब ये क्या पास करती है? द तमिलनाडु एडमिशन मिशन टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री कोर्स, ये बिल पास करती है। इसमें ये क्या कहते हैं कि तमिलनाडु स्टूडेंट्स के बच्चों को जो वहाँ के डोमिसाइल हैं उनको नीट एग्जाम देने की कोई नीड नहीं है। वो 12th के मार्क्स के बेसिस पे मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद वो तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेज में एंट्री ले सकते हैं। ये बिल तमिलनाडु में पास होता है गवर्नमेंट से, बट वो क्या करता है, गवर्नर के पास जाता है, गवर्नर इस बिल को पढ़ते हैं और उसको रिजर्व कर लेते हैं प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेंट्रल लॉ में एक लॉ है जो बोलता है कि नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट जो क्या कहता है, हर बच्चों को मैंडेटरी करता है क्या, नीट एग्जाम देना टू गेट एडमिशन इन द मेडिकल कॉलेज। बट तमिलनाडु गवर्नमेंट इसको ओवरराइड कर रही होती है, इसकी वजह से प्रेसिडेंट गवर्नर इसको होल्ड कर लेते हैं और ये बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे उस एसेंट को होल्ड करके, विथ होल्ड करके रख देते हैं बिल को, कोई डिसीजन नहीं देते हैं। तो ऑटोमेटिकली तमिलनाडु के बच्चों को अब देना पड़ेगा नीट एग्जाम। Bills on certain state leads matter can be introduced in the state legislature on the previous only with the previous sanction of the president। जहाँ पे प्रायर रिकमेंडेशन आपको प्रायर आपको सैंक्शन चाहिए होता है प्रेसिडेंट का, ऐसे भी कुछ लॉज होते हैं। मान लो अब आर्टिकल 304 बी जो है ना, वो आपको एक क्या देता है, फ्रीडम देता है of trade, commerce and intercourse throughout the India. While this freedom is guaranteed, ये freedom guaranteed तो है, but still state कुछ reasonable restrictions लगा सकता है। public interest में अगर देखा जाए किसी state के लोगों को वहाँ problem हो रही है उस चीज़ से, तो वहाँ पे एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है अपने पब्लिक के वेलफेयर के लिए। बट हाउ एवर टू प्रिवेंट स्टेट फ्रॉम क्रिएटिंग आर्बिट्ररी ट्रेड बैरियर्स, अब ये अगर मैं बताऊं ऐसे, तो स्टेट के पास फुल पावर दे दी जाती है, तो स्टेट जो चाहे उस पर बैरियर्स लगा सकता था, रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता था, जिसकी वजह से ओवरऑल कंट्री में इनस्टेबिलिटी आती।
तो इसके लिए क्या हुआ कि प्रेसिडेंट के पास आपको ये कंसेंट लेना पड़ेगा पहले, तब जाके आप वो बिल पास कर सकते हो। जैसे आपको कि कॉटन टेक्सटाइल, आपके कॉटन आपके यहाँ होता है, आप किसी और स्टेट के कॉटन आपके यहाँ किसी और स्टेट से लेने की बात चल रही है, तो आप क्या करोगे, बाहर वाले जितने भी आ रहे हैं उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा चार्ज लगाओगे, ताकि आप अपने स्टेट के कॉटन को लो रेट पे रख सको, ताकि आपके स्टेट के लोग की जो कॉटन की उपज है वो उस पर उनको लॉस ना हो। तो इसके लिए आपको प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन जरूरत पड़ेगी। द सेंटर कैन डायरेक्ट स्टेट्स टू रिजर्व, सेंटर डायरेक्ट कर सकती है स्टेट को कि मनी बिल और अदर फाइनेंशियल बिल्स को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रखा जाए ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। आप खुद समझो ना, फाइनेंशियल मतलब फैमिली में आपके कुछ प्रॉब्लम चल रही है फाइनेंशियली, तो आप क्या करोगे, आपको कुछ भी खर्च करना होगा तो आप अपने घर के जो हेड होंगे, जो मुखिया होंगे, आप उसके लिए उस डिसीजन को थोड़ी देर के लिए रोक के रखोगे कि जैसा वो डिसाइड करेंगे हम वैसा ही करेंगे, क्योंकि आपके पास उतनी मनी की प्रॉब्लम है। अभी सेम हमारी कंट्री में है, अगर सेंटर बोलती है फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारी कंट्री में लगी है, जब प्रॉब्लम है पैसे की, उस टाइम पे सेंटर बोल सकता है स्टेट को कि आप जो भी मनी बिल या फिर फाइनेंशियल बिल पास करने वाले हो, आप उसको होल्ड करके रखोगे, रिजर्व करके रखोगे प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। अगर प्रेसिडेंट अलाउ करते हैं तो आप उसके आगे चलोगे, वरना उसको वहीं पे क्वैश कर दोगे। अब पार्ट 3 की बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन क्या है दोनों के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट आर डिटेल्ड इन द पार्ट 11। हमने 255 तक पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं 256 से लेकर 263 तक कॉन्स्टिट्यूशन का। एग्जीक्यूटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। द एग्जीक्यूटिव पावर हैज बीन डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स ऑन द सेम लाइंस एज द लेजिस्लेटिव पावर विद अ फ्यू एक्सपेक्टेशंस। अभी हमने लेजिस्लेटिव पावर पढ़ लिया, दोनों के बीच में डिवीजन, वैसे ही यहाँ पे बोला जा रहा है कि एग्जीक्यूटिव पावर भी उसी तरीके से डिवाइडेड है, बट कुछ एक्सेप्शन भी है। जैसे कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट extend to the whole of India for matter in the union list and for exercising rights conferred by any treaty or agreement। एक्सिक्यूटिव पावर जो होता है सेंटर का, वो पूरे होल ऑफ इंडिया में जाता है। यूनियन लिस्ट जब आती है वो पूरे होल ऑफ इंडिया के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है पर्टिकुलर एक एरिया के लिए है। अगर आपको कुछ ट्रीटी एग्रीमेंट आपको फुलफिल करवानी है तो आपको जो लॉ लगेगा वो पूरी कंट्री में इंप्लीमेंट होगा, डजेंट मैटर आप कौन से स्टेट के हो। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ स्टेट एक्सटेंड्स टू इट्स टेरिटरी फॉर द मैटर इन द स्टेट लिस्ट। अब एग्जीक्यूटिव पावर जो स्टेट का है वो क्या होगा, उस स्टेट के टेरिटरी में जाएगा। और मैंने बात भी की थी कि अगर यूनियन के साथ आपका कंसेंसस है तो आपका स्टेट के बाहर भी कुछ लॉ काम कर सकते हैं। अब फॉर सब्जेक्ट्स इन द कॉन्करेंट लिस्ट, अब जो कॉन्करेंट लिस्ट में है, एग्जीक्यूटिव पावर रेस्ट विद द state unless a constitutional provision or a parliamentary law specifically confers it to the center। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन या पार्लियामेंट्री लॉ आके वो प्रॉपर उसको सेंटर की तरफ नहीं दिया जाता है, तब तक वो स्टेट संभालेगी। अब ऑब्लिगेशन क्या है स्टेट और सेंटर के, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेसेस टू रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट्स टू गिव एम्पल स्कोप टू द सेंटर। अब हमारे सेंटर की पावर ज्यादा है, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। अब obligations of state and the center, constitution places two restrictions on the executive power of the state, ताकि सेंटर को एक इस प्रॉपर पावर दी जा सके। तो एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट का, वो इस तरीके से एक्सरसाइज किया जाए कि एज टू इंश्योर कंप्लायंस विद द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट के लॉ के साथ उनके लॉ को कंप्लायंस करना पड़ेगा, उसको ओवर रूल नहीं किया जा सकता। एज नॉट टू इम्पीड और प्रिजुडिस द एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर इन द स्टेट, ठीक है। अब सेंटर के कुछ डायरेक्शंस जो कि स्टेट को दिए गए हैं वो क्या क्या हैं। इन एडिशन टू द जनरल ऑब्लिगेशंस प्लेस्ड ऑन द स्टेट्स, द सेंटर इज empowered टू गिव स्पेसिफिक डायरेक्शंस टू देम रिगार्डिंग एक्सरसाइज ऑफ देयर एग्जीक्यूटिव पावर इन द फॉलोइंग मैटर। अब स्टेट के कुछ ऑब्लिगेशन तो है ही, बट स्टेट के सेंटर के पास सेंटर एम्पावर्ड है कुछ स्पेशल डायरेक्शन देने के लिए उनके एग्जीक्यूटिव पावर में स्टेट। The construction and maintenance of means of communication declared to be of national or military importance by the state। स्टेट कुछ भी ऐसा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कोई रोड ऐसा बना रहा है, कुछ भी बना रहा है जो कि आपके नेशनल और मिलिट्री इंपॉर्टेंस से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे सेंटर इज एम्पावर्ड टू गिव स्पेसिफिक डायरेक्शन। सेंटर कुछ कुछ डायरेक्शन स्टेट को दे सकती है कि उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करवाना है। द मेजर टू बी टेकन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द रेलवे। अब कोई रेलवे लाइन किसी स्टेट से जा रहा है तो रेलवे सेंटर की प्रॉपर्टी है, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए सेंटर स्टेट को कुछ डायरेक्शंस दे सकती है। द प्रोविजन फॉर ऑफ एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन। अब कोई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के पर्सन है किसी स्टेट में, उनके अर्ली प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन में अगर आप मदर टंग से पढ़ा रहे हो तो उसमें भी कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकती है। The drawing up and execution of the specified scheme for the welfare of scheduled tribes in the state। स्टेट के अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब में कुछ ऐसे
स्कीम पास कर रहे हो जो शेड्यूल्ड एरिया को अफेक्ट करेगा, तो वहां पे दे सकती है सेंटर स्टेट को कुछ रिस्ट्रिक्शन। अब कोअर्सिव सैंक्शन क्या क्या है, कुछ ऐसे जहां पे अगर कुछ पार्लियामेंट कुछ बोलती है और स्टेट उसकी बात नहीं मानती है, तो वहां पे उसको पनिश भी किया जा सकता है। कैसे? प्रेसिडेंट रूल लगा के, उस स्टेट में वहां की गवर्नमेंट को सस्पेंड करके। अब म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शन क्या है, जो प्रोवाइड रिजिडिटी एंड डेडलॉक्स। अब दो स्टेट के बीच में रिजिडिटी या किसी बात पे डेडलॉक हो गया है, तो उस पे कैसे करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द इंटर गवर्नमेंट डेलीगेशन फॉर एग्जीक्यूटिव एक्शन। ठीक है। अब क्या बोला गया है कि अब आर्टिकल 258(1) क्या कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो अगर स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट हो तो उनको कुछ ऐसी ड्यूटीज भी दी जा सकती है जो कि यूनियन लिस्ट के अंदर आती है। कन्वर्सली गवर्नर भी अपने स्टेट का कुछ स्टेट के अथॉरिटी से विद द कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ट्रस्ट टू दैट गवर्नमेंट। अब गवर्नर भी अगर स्टेट की परमिशन से चाहे तो सेंट्रल का कुछ यूनियन लिस्ट की कुछ ड्यूटीज कुछ पावर सेंटर को स्टेट को दी जा सकती है। आर्टिकल 258 का सेकंड क्लॉज क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ फॉर द इंटरस्टमेंट ऑफ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव फंक्शन टू अ स्टेट विदाउट इट कंसेंट, अगर स्टेट कंसेंट दे या ना दे। But in this case, delegation is done by the parliament through its legislation, not by the president. मतलब अगर स्टेट मान लो कंसेंट नहीं दे रही है, तो वहां पे सिर्फ प्रेसिडेंट के ऑर्डर से आप उसको पावर नहीं दे सकते, उससे वो काम नहीं करवा सकते हो। वहां पे आपको प्रॉपर क्या करना पड़ेगा? आपको प्रॉपर पार्लियामेंट से लेजिस्लेशन को पास करना पड़ेगा उस लॉ को। ठीक है। नाउ कोऑपरेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, स्टेट्स और सेंटर के बीच में कोऑपरेशन की बात की जा रही है। जैसे कि इंटर स्टेट, अब कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द फॉलोइंग प्रोविजन टू सिक्योर कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, पार्लियामेंट के पास एडजुडिक्शन ऑफ द डिस्प्यूट कंप्लाइंट विद रिस्पेक्ट टू द यूज डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर्स। अब पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो बता सकती है किसी दो स्टेट के बीच में अगर मान लो कॉन्फ्लिक्ट हो गया वाटर डिस्प्यूट को लेके, तो वहां पे कुछ काउंसिल्स बनाई जा सकती है। इंटर स्टेट काउंसिल जो आर्टिकल 263 बात करता है, कैसे बनाता है इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। अभी प्रेसिडेंट एस्टेब्लिश कर सकता है कि इंटर स्टेट काउंसिल दो स्टेट के बीच में टू इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कस सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। सच अ काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन द 1990 में काउंसिल बनाया गया था ऐसा। ठीक है। दो सेंटर और स्टेट के बीच के जो इंटरेस्ट बना रहे हैं, उनके कॉमन इंटरेस्ट पे कुछ बात हो रही है, तो वहां पे इंटर स्टेट काउंसिल बनाया जा सकता है। कौन उसको स्टैब्लिश करता है? आप इस पॉइंट को जरूर याद रखना। द प्रेसिडेंट कैन स्टैब्लिश एन इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263। कौन स्टैब्लिश कर सकता है? द प्रेसिडेंट। I hope you all got it. Now, public acts, record and judicial producing. Full faith and credit is to be given throughout the territory of India to the public acts. कुछ भी एक्ट ऐसे पास होते हैं, उसको फुल फेथ और क्रेडिट दिया जाएगा ऑल ओवर द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, पार्लियामेंट एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को अपॉइंट कर सकती है टू कैरी आउट द प्रोविजन रिलेटेड टू द फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट 304 आर्टिकल का क्लॉज बी जो कहता है कि डील करता है आपको फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स और इंटरकोर्स थ्रू द ट्रेड। उसके लिए पार्लियामेंट एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को अपॉइंट कर सकती है इस चीज को, ताकि ये जो बीच में ट्रेडिशन हो रही है आर्टिकल 304 क्लॉज बी सही से इंप्लीमेंट हो रहा है फेयरली या नहीं। अब ऑल इंडिया सर्विस की बात की जा रही है, जो आपके आईएएस आईपीएस आईएफएस आ जाता है। आईएफएस फॉरेन सर्विसेज नहीं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, फॉरेन नहीं फॉरेस्ट। ओके। इन एडिशन टू द सेंट्रल सर्विसेज एंड स्टेट सर्विसेज देयर आर थ्री ऑल इंडिया सर्विसेज। द फर्स्ट वन इज द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, the IAS, the Indian Police Service, the IPS, and the Indian Forest Service, that is IFS. Members of these services occupy key post, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट रखते हैं अंडर द सेंटर एंड द स्टेट एंड सर्व देम बाय टर्न्स। ठीक है। दे आर रिक्रूटेड एंड ट्रेन्ड बाय, कौन करता है? सेंटर उसको रिक्रूट करता है और ट्रेन करता है बाय द एग्जाम यूपीएससी। They are controlled jointly by the center and the state with the ultimate control lying with the central government के पास ultimate power होती है and the immediate control with the central government। ठीक है। जो ultimate control होता है वो तो सेंटर के पास, बट जो immediate control होगा उस पर्टिकुलर स्टेट में वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होगा जो उस स्टेट में सर्व कर रहा होगा। अब आर्टिकल 312 क्या कहता है? ऑथोराइज द पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज इफ राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट। इसको नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 312 कहता तो है कि नए ऑल इंडिया सर्विसेज बना सकते हो आप, बट तभी बना सकते हो जब आपका राज्यसभा उस रेजोल्यूशन को पास करता है, नॉट लोकसभा। आई एम टॉकिंग अबाउट द राज्यसभा। While the All India Services is seen as violating the principle of federalism, it is supported on the grounds that it helps in maintaining high standard of administration, ensuring in uniformity throughout the country, and facilitating cooperation between the center and the
स्टेट्स के बीच में अच्छे से कॉपरेशन बनी रहे इसकी वजह से। अब अदर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस क्या क्या है, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन, द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन थ्रू अपॉइंटेड बाय द गवर्नर कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिखो प्लीज। The Union Public Service Commission can also serve the needs of the state on the request of the state governor and with the approval of the president। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि यूपीएससी तो हो गया, वैसे ही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी होता है। इसका जो चेयरमैन होगा और जो मेंबर होंगे वो अपॉइंट किए जाएंगे गवर्नर के द्वारा, ठीक है, गवर्नर उनको अपॉइंट करता है। बट जब उनको हटाना होगा तो एसपीएससी के मेंबर्स या चेयरमैन को हटाएगा कौन, प्रेसिडेंट हटाएंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट इनको हटाएंगे, गवर्नर उनको लाएंगे। इस पॉइंट को प्लीज नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आपके ऑप्शंस इस तरीके से आएंगे ना कि ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ऑल ऑप्शन 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, तो वहां पे ये बहुत काम आएगा। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि यूपीएससी कमीशन जो है आपका, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी एक स्टेट की नीड को फुलफिल कर सकता है, सर्व कर सकता है, बट अगर गवर्नर रिक्वेस्ट करता है। अब मान लो गवर्नर ने रिक्वेस्ट तो कर दिया, बट यूपीएससी एक यूनियन बॉडी है तो वो प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद, गवर्नर जैसे ही रिक्वेस्ट करेगा तो अब ये जाएंगे पूछेंगे प्रेसिडेंट से कि सर बुला रहे हैं जाऊं। अगर प्रेसिडेंट बोलता है कि हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ, तो वो जाके वहां का भी सर्व करेंगे उस नीड को भी स्टेट के। अब हमारे पास इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। इंडिया हैज एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम विद द सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है हमारे पास जिसमें सुप्रीम कोर्ट हमारा सबसे टॉप पे बैठता है, जो एनफोर्स वो सेंट्रल एंड द स्टेट लॉ, सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ दोनों को एनफोर्स करता है। जजेस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड, ट्रांसफर्ड एंड रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। यहाँ पे देखो एसपीएससी में गवर्नर अपॉइंट कर रहा था, प्रेसिडेंट रिमूव कर रहा था, बट अब यहीं पे ये स्टेट पीसीएस की बात है, बट स्टेट का हाई कोर्ट अगर मान लो जो है, क्योंकि हाई कोर्ट के लॉ देखा जाए तो पूरे कंट्री पे इम्प्लीमेंट होते हैं, तो अगर हाई कोर्ट कोई जज है तो वो अपॉइंट अपॉइंट एज वेल एज ट्रांसफर्ड एज वेल एज रिमूव्ड, तीनों चीजें कौन करेगा, बाय द प्रेसिडेंट। इसको गवर्नर का कोई काम नहीं है यहाँ पे। अगर स्टेट के हाई कोर्ट की बात की, अब पहले मैं एसपीएससी की बात कर रहा हूँ, जो आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें गवर्नर अपॉइंट करेगा जैसे यहाँ लिखा हुआ है, बट रिमूव कौन करेगा, प्रेसिडेंट। रिमूव कौन करेगा, प्रेसिडेंट। अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर। गॉट इट। अब हाई कोर्ट की बात हो रही है, स्टेट हाई कोर्ट के बारे में, तो स्टेट हाई कोर्ट में आपका अपॉइंट भी, ट्रांसफर भी और हटाएगा भी कौन, तीनों का तीनों काम करेगा प्रेसिडेंट। अब इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे, जहाँ पे आपका सबसे हेड पे सबसे टॉप पे कौन बैठा है, सुप्रीम कोर्ट। जो जिसके जो लॉ होंगे, वो जिसके एक्ट जो भी वो डिसीजन लेगा, जजमेंट जो आएगी वो आपके दोनों सेंटर और स्टेट लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए काम आएगा। अब यहीं पे यहाँ पे बात की जा रही है, इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना, मैं तभी इस पॉइंट को बार बार बोल रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब रिलेशन क्या है आपके इमरजेंसीज के ड्यूरिंग में दोनों के बीच में। ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी द सेंटर कैन गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू स्टेट ऑन एनी मैटर, किसी भी मैटर पे सेंटर एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस दे सकता है स्टेट को, कब, ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जब हम नेशनल इमरजेंसी पढ़ेंगे, एंड आई एम रियली वेरी ईगर टू टीच यू दैट चैप्टर। आपको पता चलेगा 1955 जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी के टाइम पे लगी थी क्या था क्या नहीं था। अब ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल द प्रेसिडेंट कैन एज्यूम ऑल फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, प्रेसिडेंट रूल का टाइम प्रेसिडेंट के पास एज्यूम कर सकता है सारे फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, जैसा मैंने बताया था, फैमिली में अगर फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम होती है तो जो फैमिली के जूनियर लोग होते हैं वो मेजर डिसीजन, जहाँ पे आपका पैसा लाइक इंक्लूड होता है खर्च करना, तो आप किसका वेट करते हो, जो आपके गार्जियन है, जो आपके फैमिली के हेड ऑफ द फैमिली है, उसका वेट करते हो। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम सेंटर बोल सकता है कि देखो भैया सोच समझ के पैसा खर्च करना, कम है जितना है उतना में ही खुश रहो, to observe canons of financial propriety। I hope you all understood this point। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम स्टेट अपने मन चाहे तरीके से पैसे खर्च नहीं कर सकती है, सेंटर उस पर पूरा रोक लगा सकती है। अब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस जैसे बनाए गए नीति आयोग, इंटरनेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, जोनल काउंसिल एंड द चीफ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस, इस तरीके के कॉन्फ्रेंस और काउंसिल इसलिए बनाया गया ताकि सेंटर और स्टेट के बीच में एक रिलेशन अच्छा बना रहे। पार्ट 4 की बात करते हैं हम यहाँ पे, फाइनेंशियल रिलेशन क्या है। फाइनेंशियल रिलेशन पे आ चुके हैं हम, अब पैसों की बात करते हैं। बहुत हो गया पढ़ाई, अब पैसे के बारे पे आते हैं। द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स आर डिटेल्ड इन पार्ट
12 पार्ट 11 कर लिया हमने। चलो आगे बढ़ते हैं पार्ट 12 पे, जो बात करता है आर्टिकल 268 से लेकर 293 तक, किसके बारे में? फाइनेंशियल रिलेशन के बारे में। प्लीज इसको नोट डाउन करते रहो कि मैं जो जो पार्ट और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक बता रहा हूँ। आर्टिकल 268 से 293 तक पार्ट 12 के कॉन्स्टिट्यूशन किसकी बात करता है? तो फाइनेंशियल रिलेशन की बात करता है, किसके बीच में? सेंटर और स्टेट के बीच में। प्लीज 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 इन पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहना जी, आपको ऑप्शंस में दिखेंगे पेपर में, और आपको जब दिखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। नाउ एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग पावर। अब टैक्सिंग पावर कैसे एलोकेट की गई है? द पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू लेवाई टैक्सेस ऑन सब्जेक्ट्स इन द यूनियन लिस्ट। 15 ऐसे लिस्ट बनाए गए हैं यूनियन लिस्ट में, जिसको बोला जाता है कि उस पे यूनियन मतलब सेंटर पार्लियामेंट आपका स्पेशल पावर रखता है उस पार्ट पे टैक्स लगाने के लिए। स्टेट लेजिस्लेटर के पास भी पावर है, जो कि स्टेट लिस्ट में है, उनके ऊपर स्टेट का लेजिस्लेचर का है। देर आर नो टैक्स एंट्रीज इन द कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में कोई टैक्स एंट्री नहीं है एक्सेप्ट फॉर द प्रोविजन ऑफ जीएसटी इंट्रोड्यूस्ड बाय द 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016। इसको नोट डाउन कर लेना। 101st अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था? जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था, विच कन्फर्ड concurrent taxing power on both the parliament and the state legislature। क्या? जीएसटी, जो किसमें आया था? आर्टिकल 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016। अब रेजिडरी पावर क्या है टैक्सेशन का? इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट के पास रेजिडरी पावर है टैक्सेशन का। अंडर दिस पार्लियामेंट हैज इम्पोज टैक्स लाइक द गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड एक्सपेंडिचर टैक्स। ये किसी लिस्ट में नहीं आया था आपका यूनियन स्टेट या फिर कॉन्करेंट, तो ये आपका रेजिडरी पावर में थे टैक्सेशन के, और ये किसने इंप्लीमेंट किए? पार्लियामेंट ने। जैसे कि गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड द एक्सपेंडिचर टैक्स। टैक्स, अब कोई पूछेगा इसने किसने इंप्लीमेंट किया था, प्लीज हमें बता के आना कि पार्लियामेंट ने किया था। अब कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं टैक्सिंग पावर, स्टेट्स की कुछ टैक्सेशन पावर के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी दी गई है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन प्लेसेस द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन द स्टेट पावर टू टैक्स। क्या क्या है वो? स्टेट लेजिस्लेचर जो है प्रोफेशनल और ट्रेड का एक टैक्स लगा सकता है, प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशन टैक्स लगा सकता है, जो कि 2500 रुपये पर मंथ से ऊपर नहीं होना चाहिए। इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो सेंटर लगाती है, बट मैं प्रोफेशन टैक्स की बात कर रहा हूँ, जो एक पर्टिकुलर स्टेट लगा सकती है, बट वो 2500 पर ईयर से ऊपर नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में कितना था? 250 रुपये था, जो कि 60th अमेंडमेंट एक्ट 1988 ने चेंज करके 2500 रुपये कर दिए हैं। अब a state can impose tax on the supply of goods or services if that supply takes place outside the state or in the court of import or export। स्टेट को इस पर टैक्स नहीं लगा सकता। आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई ट्रेड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आर्टिकल 304 क्लॉज बी ये कहता है कि आपको फ्रीडम ऑफ ट्रेड देता है, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द इंडिया। आर्टिकल 304 बी मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, तो प्लीज अब मैं आई होप आप सब ने इसको बहुत अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब a state can tax the consumption or sale of electricity, but it cannot tax electricity consumed by the center or sold to center or railway। स्टेट आपका इलेक्ट्रिसिटी टैक्स तो कर सकती है, बट अगर मान लो रेलवे यूज कर रहा है या फिर सेंटर की कोई प्रॉपर्टी यूज कर रही है, तो वहां पे चार्जेस नहीं लगा सकते, वहां पे आप टैक्स नहीं लगा सकते हो। अ स्टेट कैन टैक्स वाटर और इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय इंटर स्टेट। दो स्टेट के बीच में जो रिवर होती है, उससे जो वाटर या इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, उस पर भी स्टेट टैक्स लगा सकता है, बट अथॉरिटी स्टेब्लिश परसेंट। बट सच अ लॉ रिक्वायर्स द प्रेसिडेंट का एक्सेंट बहुत जरूरी है। दो बच्चों के बीच में लड़ाई होगी तो ऑब्वियस सी बात है गार्जियन को वहां पे बीच में आना पड़ेगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज, टैक्स रेवेन्यू कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट लगता है मुझे, तो आई होप आप सब इसको बहुत अच्छे से सुनेंगे। द स्कीम फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग टैक्स रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स हैज अंडरगोन मेजर चेंजेस। बहुत चेंजेस आए हैं आज तक, जैसे कि 80th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000 एंड द 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016। पता है ना, अभी बताया था इसके बारे में जीएसटी। 80th अमेंडमेंट आया था, जिसने क्या बोला कि रिकमेंडेशन ऑफ द 10th फाइनेंशियल कमीशन बनाने की बात की गई, जिसने बोला कि अल्टरनेटिव स्कीम्स ऑफ डिवोल्यूशन, जहाँ पे 29% आपका जो सेंटर टैक्स कमाता है, उसका 29% वो स्टेट्स को एलोकेट करेगा। जितना भी सेंटर ने सेंट्रल स्कीम, सेंट्रल टैक्स स्कीम से कमाए हैं, वो उसका 29% ओवरऑल किसके पास जाएगा? स्टेट वेलफेयर में, स्टेट के अकाउंट में। अब 101 101st अमेंडमेंट क्या कहता है? जीएसटी को इंट्रोड्यूस करता है, जिस विच subsumed a number of indirect tax previously levied by the union states to create a common national market। जो पहले सेंट्रल स्टेट के अलग अलग थे, उन बहुत से उसमें उनको एक इंटीग्रेटेड कॉमन नेशनल मार्केट के लिए इनको कंबाइन कर दिया। किसने? जीएसटी ने। जीएसटी किससे आया था? 101st अमेंडमेंट एक्ट से आया था। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस पॉइंट। नाउ द प्रेजेंट पोजीशन क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू का? जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है टैक्स रेवेन्यू का, उसका प्रेजेंट पोजीशन अगर देखा जाए तो क्या है?
तो टैक्स लिवाइड बाय द सेंटर बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट, आर्टिकल 268। प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट कि ऐसे टैक्स जो कि लिवाई तो किए जाते हैं, सेंटर के द्वारा लगाए जाते हैं, बट कलेक्ट कौन करता है उसको, स्टेट करता है, यूज कौन करता है, स्टेट करता है। अब ऐसे आते हैं जो स्टैंप ड्यूटीज होती है, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सेट्रा, इनके ऊपर जो टैक्स लगता है ना, वो लगाता तो सेंटर है बट कलेक्ट और यूज कौन करता है उसको, state. Proceeds from these duties within any state are assigned to that state and do not form a part of the consolidated fund of India. किसी स्टेट से उस बात पे जो टैक्स लगाया गया, मान लो बिहार के ऊपर लगाया गया ये टैक्स सेंटर के द्वारा, बट वो कलेक्ट कौन करेगा और यूज कौन करेगा, स्टेट यूज करेगा। और उस पैसे को आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सेंटर के अंदर नहीं ले सकते हो। अब कुछ ऐसे टैक्स जो कि कलेक्ट और लिवाई किए जाते हैं सेंटर के द्वारा, कलेक्ट भी किया जाता है, लगाया भी जाता है सेंटर के द्वारा, बट स्टेट्स को दे दिया जाता है। भाई इकट्ठा हमने किया बट कोई बात नहीं, आप रख लो। 268 हम पढ़ चुके हैं, अब हम बात करें 269 का। दिस इंक्लूड्स टैक्सेस ऑन द सेल एंड परचेस ऑफ गुड्स ऑन द कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द इंटर स्टेट ट्रेड। दो स्टेट के बीच में इंटर स्टेट ट्रेड में जो भी कंसाइनमेंट का आदान प्रदान हुआ है, तो नेट प्रोसीड टू फॉर्म द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बट आर असाइंड टू द कंसर्न स्टेट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल लेड बाय द पार्लियामेंट। वो प्रोसीड्स जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं बनते हैं, बट वो स्टेट को असाइन कर दिए जाते हैं। जो जो स्टेट्स के बीच में इंटर स्टेट बात हुई है उन दोनों स्टेट्स को असाइन कर दिए जाएंगे। अगला है लिवाई एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड, आर्टिकल 269 ए है ना, जीएसटी है, 101st अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट से आया। अब जीएसटी जो इंटर स्टेट ट्रेड की है वो लिवाई और कलेक्ट की जाती है सेंटर के द्वारा, बट हाउएवर दिस टैक्स इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। जैसा रिकमेंड करेगा उसके अकॉर्डिंग सेंटर और स्टेट के बीच में उस जीएसटी के पैसे को डिवाइड कर दिया जाता है। टैक्स जो कि लिवाई किया जाता है और कलेक्ट किया जाता है सेंटर के द्वारा, बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। पहले जो हमने बात किया था वो टैक्स और लिवाई तो सेंटर करता था, बट वो पूरा का पूरा दिया जाता था स्टेट को, बट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, वो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड किया जाता है। अब ये बहुत ब्रॉड कैटेगरी है जो कि इंक्लूड क्या क्या करता है, ऑल टैक्सेस ड्यूटीड इन द यूनियन लिस्ट के अंदर जितने भी टैक्स एंड ड्यूटीज है, एक्सेप्ट फॉर दोज मेंशन्ड। अब जो हमने ऊपर पढ़ लिया उनको छोड़ के, अभी जो बाकी 268, 269, 269 ए में जो पढ़ा उसको छोड़ के, सर चार्जेस क्या होते हैं, एक्स्ट्रा जो चार्ज लगाए जाते हैं टैक्स के ऊपर, एंड एनी सेस लिवाइड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, ये सब। द मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रिस्क्राइब बाय द प्रेसिडेंट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, सरचार्ज, सेस, टैक्स जितने भी होगा ये सब। अब सरचार्ज ऑन सर्टेन टैक्स फॉर पर्पस ऑफ सेंटर, कुछ ऐसे सरचार्ज लगाए जाते हैं टैक्स के ऊपर जो कि सेंटर के पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो पार्लियामेंट कैन लेवाई सरचार्ज ऑन टैक्सेस एंड ड्यूटीज रिफर्ड टू इन आर्टिकल 269 एंड 70। द प्रोसीड्स फ्रॉम सरचार्ज गो एक्सक्लूसिवली टू द सेंटर। 269 और 270 में जो टैक्स के ऊपर जो सरचार्ज लगाया जाता है वो पूरा का पूरा सेंटर के पास जाता है और स्टेट के पास कोई शेयर नहीं होता उसका। हाउएवर जीएसटी इज एक्सेम्प्टेड फ्रॉम दिस सरचार्ज। जो आपके मन में डाउट आ रहा होगा जीएसटी के बारे में, तो जीएसटी को इसमें एग्जेम्प्ट किया गया है। अब टैक्स जो कि लिवाई, कलेक्ट और रिटेन्ड किया जाता है स्टेट के द्वारा, टैक्स लिवाई भी लगाता भी वही है, कलेक्ट भी वही करता है और अपने पास रख भी स्टेट लेता है। ऐसे कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल जो है लैंड रेवेन्यू, टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन अल्कोहलिक लिकर्स फॉर ह्यूमन कंजप्शन, टैक्सेस ऑन लैंड्स एंड बिल्डिंग्स एंड टैक्सेस ऑन प्रोफेशंस। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो टैक्स से नहीं आया उन टैक्स कैसे होता है, तो मेजर सोर्सेज इंक्लूड रिसिप्ट फ्रॉम पोस्ट और टेलीग्राफ से जो आता है, रेलवे से आता है, बैंकिंग से आता है, ब्रॉडकास्टिंग, क्वाइनेज एंड करेंसी से जो आता है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पीएसयू से सब जो आता है वो सब सेंटर के पास जाता है। ये पैसा जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है आपके, ये टैक्स से नहीं, ये दूसरी तरीके से रेवेन्यू जनरेट होता है रेलवे के टिकट इन सब से, वो सब के सब सेंटर के पास जाता है। ऐसे स्टेट का भी होगा ऑब्वियस सी बात है। तो स्टेट के कौन कौन से हैं, इरिगेशन, फॉरेस्ट, प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट, फॉरेस्ट, फिशरी, स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ये किसके स्टेट के अंदर आते हैं, प्लीज 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 नोट डाउन दिस पॉइंट। अब ग्रांट्स इन एड टू द स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर टू टाइप्स ऑफ ग्रांट्स इन स्टेट फ्रॉम द सेंटर टू द स्टेट। ऐसे ऐसे ग्रांट्स जो सेंटर देता है स्टेट को। स्टैच्यूटरी ग्रांट्स कौन से है, जो पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू मेक ग्रांट्स टू स्टेट्स दैट आर इन नीड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस। किसी स्टेट को फाइनेंशियल असिस्टेंस की नीड है तो आर्टिकल 275 के प्रति आप स्टेट को अलोकेट कर सकते हो फंड। हर एक स्टेट को नहीं, जिस स्टेट को फाइनेंशियल असिस्टेंस की नीड है, दिस सम्स आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो हमारा इमरजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, उसमें से दिया जाता है। एंड आर गिवन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द, ऑब्वियस सी बात है, फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे दिया जाता है। The constitution also provides for a specific grounds for promoting the welfare of scheduled tribe and raising the livestock administration in the scheduled area, और scheduled tribe में भी जब उसके लोग वहाँ के रहन सहन को जब अच्छा इम्प्लीमेंट करवाना हो, अच्छे से रखना हो, तो वहाँ पे भी सेंटर एड देती है स्टेट को। अब डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स की बात करी जा रही है 200 आर्टिकल 282 के बारे में। दिस आर्टिकल empowers both the center and the state to make grants for any public purpose, कोई भी पब्लिक पर्पस के लिए, इवन अगर वो उनके लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस से बाहर है तब भी सेंटर में ग्रांट्स टू स्टेट्स अंडर दिस प्रोविजन, दे आर कॉल्ड डिस्क्रिशनरी बिकॉज द सेंटर इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू गिव देम। सेंटर कोई किसी बंधा हुआ नहीं है कि उसको देना ही है, हाँ, बट वो दे सकता है। दीज ग्रांट्स आर यूज टू हेल्प स्टेट्स फाइनेंशियली टू फुलफिल प्लान टारगेट्स एंड गिव द सेंटर लेवरेज टू इन्फ्लुएंस स्टेट एक्शन। स्टेट को अगर मान लो कुछ इंप्लीमेंट करवाना है जो सेंटर के लिए चाह रही है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे भी सेंटर डिस्क्रिशनरी ग्रांट दे सकती है आर्टिकल 282 के द्वारा। ऐसा कुछ ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसको देना ही है, बट स्टिल वो दे सकती है कुछ ही इंप्लीमेंटेशन करवाने के लिए, कुछ हेल्प करने के लिए उस स्टेट को, ताकि स्टेट के एक्शंस इन्फ्लुएंस की जा सकते हो और भी स्टेट को मोटिवेट किया जाएगा कि आप नेशनल इंटरेस्ट पे काम करो, बाकी सेंटर पीछे है जो आपकी हेल्प करेगी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो आपके पूरे नेशन के ग्रोथ के लिए वो इंपॉर्टेंट है। अब की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और प्रोविजन क्या क्या है। जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279 ए, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। द 101st अमेंडमेंट एक्ट, ये बार बार 101st अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है तो प्लीज मैंने ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। Provide for the establishment of the GST Council to facilitate cooperation and coordination between the center and the state for the administration of GST के administration के लिए। ये एक joint forum है सेंटर और स्टेट के बीच में, जो रिकमेंडेशन देता है बाकी जीएसटी मैटर्स, जो कि टैक्सेस, जो कि कौन से टैक्स मर्ज किए जाएंगे, कौन से टैक्स को आपको जीएसटी से बाहर रखना है, या जीएसटी के रेट्स क्या होते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना, गुड्स टू बी एग्जेम्प्टेड, या यूपीएससी सीडीएस कितने बार आ चुका है ये, कि आपका जो पेट्रोल डीजल है ये आपका जीएसटी से बाहर रखा गया। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो इसको भी आप प्लीज याद रखना। फाइनेंस कमीशन एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, प्रॉपर जुडिशरी के अंदर नहीं आती, बट काम उसी तरीके से करती है। कॉन्स्टिट्यूटेड, अब ये कौन बनाता है, प्रेसिडेंट बाय एवरी 5 ईयर। प्लीज 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 नोट डाउन, फाइनेंस कमीशन कौन स्टेब्लिश करता है, कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, बाय द प्रेसिडेंट। कब करता है, एवरी 5 ईयर। कौन सा आर्टिकल फाइनेंस कमीशन की बात करता है, 280। कैसी बॉडी है ये, क्वासी जुडिशियल बॉडी है। एग्जाम क्वेश्चंस आ चुके हैं क्वासी जुडिशियल बॉडी का, मैच द फॉलोइंग में, तो वहां पे फाइनेंस कमीशन आएगा। इट इज ऑफन कॉल्ड द बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। अगर मैं एग्जामिनर होता मैं जरूर क्वेश्चन बनाता कि बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया किसे कहा गया है। तो इट्स प्राइमरी रोल इज टू मेक रिकमेंडेशन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स प्रोसीड्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स एंड प्रिंसिपल शुड गवर्न द ग्रांट्स इन एड। किस तरीके से होगा ये भी कौन करता है, फाइनेंस कमीशन करता है। फाइनेंस कमीशन ऑब्वियस सी बात ना बताएगा कहाँ कितना क्या देना है, भाई यही आपका सब संभाल ही रहा है, पूरा बता रहा है फाइनेंस के बारे में जब चीजें। अब बोरोइंग बाय द सेंटर एंड द स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है कि कैन बोरो विद इन इंडिया और आउटसाइड विथ लिमिटेशन फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट ने जितना लिमिट फिक्स कर रखा है उसके अकॉर्डिंग। जो यूनियन है वो आपका कंट्री के अंदर से तो लोन ले ही सकता है बैंक से या किसी से भी, आरबीआई से, बट अगर उसको नीड पड़ती है तो वो कंट्री के बाहर से भी वर्ल्ड बैंक या फिर आईएमएफ इन सब से लोन ले सकता है विद इन लिमिट्स फिक्स्ड बाय लेजिस्लेचर। और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर से लोन ले सकती है विद इन लिमिट्स फिक्स्ड बाय इट्स लेजिस्लेचर ने जितना लिमिट फिक्स कर रखा है उतना ही। स्टेट दूसरा लोन नहीं कर सकता है, अगर उसका पुराना लोन अभी तक चल रहा है तो सेंटर के कंसेंट के बिना वो दूसरा लोन रेज नहीं कर सकता है। मान लो किसी का 10 रुपए का लोन चल रहा है, अगर वो दोबारा लोन के लिए करता है तो उसका अप्लाई नहीं किया जाएगा क्योंकि उसको पुराना लोन अपना चुकाना पड़ेगा। हाउएवर अगर स्टेट कंसेंट दे देती है तो उसको दूसरा लोन भी दे दिया जाएगा। वही यहाँ पे बोला गया है कि सेंटर के कंसेंट के बिना नहीं, अगर सेंटर कंसेंट देती है तो आप एक के साथ साथ दूसरा लोन भी रेज कर सकते हो। अब इंटर गवर्नमेंटल टैक्स टैक्स इम्यूनिटीज क्या है, तो एग्जेम्पशन ऑफ सेंट्रल प्रॉपर्टी फ्रॉम टैक्सेशन। जैसे कि अब आपकी रेलवे या कुछ भी जा रही है वहां से, तो आप उसको ये नहीं बोल सकते हो कि इसके ऊपर टैक्स दो, ये नेशनल प्रॉपर्टी है आपकी, सेंटर की प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ द सेंटर एग्जेम्प्ट फ्रॉम ऑल टैक्स इम्पोज बाय द स्टेट और एनी अथॉरिटी विद इन अ स्टेट लाइक म्यूनसिपैलिटीज। स्टेट गवर्नमेंट या फिर म्यूनसिपैलिटीज आपके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकती अगर वो सेंटर प्रॉपर्टी है तो, ठीक है। हाउएवर कॉर्पोरेशन और कंपनीज जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनीज होती है जो कि आपका प्रॉफिट कमा रही है वहां से, तो वो इम्यून नहीं होती स्टेट टैक्सेशन से, एंड दे आर सेपरेट, उसको लीगल
सेपरेट लीगल एंटिटीज माना जाता है, उसको सेंट्रल की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती, वो वहां से कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा रही है उस स्टेट से, और वो एक कंपनी है या कॉर्पोरेशन है सेंटर की, तो वहां पे वो इम्यून नहीं है स्टेट टैक्स से, उसको स्टेट टैक्स देना पड़ेगा। एक्सम्पशन ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी और इनकम टैक्स फ्रॉम सेंट्रल टैक्सेशन। अब स्टेट प्रॉपर्टी और जो इनकम है स्टेट की, वो सेंट्रल टैक्सेशन से कैसे एग्जाम्प्ट होती है? तो द प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ स्टेट आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम सेंट्रल टैक्सेशन। कुछ ऐसे प्रॉपर्टी और इनकम जो स्टेट की जो एग्जाम्प्ट की जाती है सेंट्रल टैक्सेशन से। हाउएवर द सेंटर कैन टैक्स द कमर्शियल ऑपरेशंस ऑफ अ स्टेट इफ अ पार्लियामेंट सो प्रोवाइड्स। अगर पार्लियामेंट बोलता है तो सेंट्रल जो है वो टैक्स कर सकती है कमर्शियल ऑपरेशंस जो भी स्टेट के हो रहे हैं, अगर पार्लियामेंट अप्रूवल देती है तो। दिस इम्यूनिटी डजंट एक्सटेंड टू कस्टम्स और एक्साइज ड्यूटी। कस्टम्स और एक्साइज ड्यूटी के ऊपर ये इम्प्लीमेंट नहीं होता है, ये इम्यूनिटी नहीं दी जाती है किस पे? कस्टम और एक्साइज ड्यूटी पे। नाउ इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, इससे बात करते हैं। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, उसको मॉडिफाई कर सकता है। कौन कर सकता है? द प्रेसिडेंट। प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट, सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है। दिस मीन्स ही कैन ईदर रिड्यूस और कैंसल द ट्रांसफर ऑफ फाइनेंसेस। इसका मतलब क्या है कि वो या तो रिड्यूस कम कर सकता है या फिर पूरी तरीके से फाइनेंसेस का जो ट्रांसफर है वो बिल्कुल कैंसिल कर सकता है फ्रॉम द सेंटर टू द स्टेट। और ये सिर्फ टैक्स नहीं, ग्रांट्स इन एड जो हम देते हैं, सेंटर जो देता है स्टेट को ग्रांट्स इन एड, वो भी कम कर सकता है या फिर कैंसिल कर सकता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं कि सेंटर कैन डायरेक्ट स्टेट्स, वही सेम पॉइंट जो मैंने 3 बार बता चुका हूँ कि फैमिली जो है अगर फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही है तो वो अपने हेड ऑफ द फैमिली का वेट करती है डिसीजन का। तो वहाँ पे भी यही बात की जा रही है कि प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए वहाँ पे कोई भी मनी बिल, फाइनेंस बिल अगर पास किया जाता है तो उसको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए होल्ड किया जाता है। अब ट्रेंड्स क्या है सेंटर स्टेट रिलेशन का? कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं हिस्टोरिकल। 1967 तक क्या होता है कि रिलेशन जो होती है सेंटर और स्टेट के बीच में बहुत ही स्मूथ काम करती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लार्जली जो थे ना वो वन पार्टी रूल था पूरे कंट्री में, जो एक ही पार्टी जीत रही थी हर जगह से, जो कि क्या थी? कांग्रेस। सेंटर पे भी और मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में भी। बट क्या होता है 1967 में एक बहुत बड़ा चेंज आता है और कांग्रेस पार्टी वर डिफीटेड इन 9 स्टेट्स। 9 स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी हार जाती है और पोजीशन जो उसके सेंटर में होती है वो बहुत ही वीक हो जाती है। तो जो नया पॉलिटिकल सोनरियो बनता है वो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट का स्टेट्स में, वो क्या करता है कि जिस तरीके से पहले पैसे बांटे जाते थे या फिर सेंट्रलाइजेशन की जा रही थी कि सेंटर को सारा पावर दिया जा रहा था, उस पर ऑब्जेक्शन उठाना शुरू करते हैं। कौन? वो 9 स्टेट्स जो कि जहां से कांग्रेस हारी थी। तो अब जब ऑब्जेक्शन उठाया गया है तो दे रेज द इशू ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी एंड डिमांडेड मोर पावर एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज लीडिंग टू इमरजेंसीज ऑफ टेंशंस कॉन्फ्लिक्ट इन सेंटर स्टेट रिलेशन। पहले क्या था कि मान लो सेंटर का ही राज है कांग्रेस में भी और सारे स्टेट्स में भी, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, तो उस तरीके से ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था पैसे। बट अब जब बाकी स्टेट्स आई तो उनको उतनी पावर फील नहीं हुई, क्योंकि पहले क्या था कांग्रेस की पार्टी सेंटर में भी थी और स्टेट में भी थी, तो स्टेट को उतनी पावर की जरूरत नहीं थी क्योंकि सेंटर ऑब्वियसली उसके लिए काम कर रहा था। जैसे ही दूसरी पार्टी आती है तो उसको ऑब्जेक्शन हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से पावर और फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंटर और स्टेट के बीच में, इन्हें टेंशन हो जाती है कि ये सही से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो जिसकी वजह से ऑब्जेक्शन उठाया जाता है। तो अब कुछ टेंशन बनते हैं जैसे सेंट्रल और स्टेट के बीच में। द की इशू दैट हैव क्रिएटेड टेंशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट क्या थे? ऐसे कौन से एरियाज थे जिसकी वजह से सेंट्रल और स्टेट में टेंशन हुए? पहला, जिस तरीके से अपॉइंटमेंट और डिसमिसल होता था गवर्नर का, गवर्नर चैप्टर आने वाला बहुत इंटरेस्टिंग है। तो द मोड ऑफ अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल ऑफ द गवर्नर जिस तरीके से किया जाता था। द डिस्क्रिशनरी एंड पार्टीशन रोल ऑफ गवर्नर, किसी सिंगल पार्टी का जो बंदा था उसी को गवर्नर बना दिया जाता था। डिस्क्रिमिनेटरी पावर था, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था पावर्स को उसमें। द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल फॉर पार्टीशन इंटरेस्ट, किसी पार्टी के इंटरेस्ट के लिए किसी जगह पे अगर हम प्रेसिडेंट रूल ले आते थे, जैसे मैंने बताया था अभी बहुत से कमीशन आई थी, एसआर बुमई केस आपको याद होगा। द डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेज इन द स्टेट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सेंट्रल फोर्सेज सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, इनको ले आती थी उनकी पुलिस को कम पावर देके। द रिजर्वेशन ऑफ स्टेट बिल्स फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, स्टेट बिल का रिजर्व करके रख लेना ताकि वो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन की जाए। उसमें प्रेसिडेंट का एसेंट जरूरी हो जाता था, जो गवर्नर आपका रिजर्व करके रख लेता था किसी भी बिल को, स्टेट बिल को। डिस्क्रिमिनेशन इन फाइनेंशियल एलोकेशंस टू द स्टेट्स, स्टेट्स में जिस तरीके से फाइनेंशियल एलोकेशंस किया जाता था उसमें डिस्क्रिमिनेट किया गया, किसी स्टेट को कम किसी स्टेट को ज़्यादा। जहाँ पे कांग्रेस की पार्टी नहीं थी वहाँ पे इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हुआ जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्शन उठाया गया।
द रोल ऑफ अर्स्ट बाई प्लानिंग कमीशन इन इम्प्रूविंग स्टेट प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करने में, जो भी स्टेट प्रोजेक्ट्स होते थे तो कैसे प्रॉब्लम्स आने लग गई। पहले सिंगल पार्टी रूल था तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता था, बट जैसे ही पार्टी चेंज हुई, सेंटर पा ज़्यादा पावर में था, इसकी वजह से स्टेट प्रोजेक्ट्स को पास होने में बहुत प्रॉब्लम्स होने लग गई थी। द मैनेजमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, जिस तरीके से ऑल इंडिया सर्विसेज को मैनेज किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ किया जाता था पॉलिटिकल पर्पसेज, एडवर्टीजमेंट वगैरह के लिए, दूसरी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए। द अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी कमीशन अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर के जो खिलाफ इंक्वायरी कमीशन बैठाई जाती थी, वो कमीशन का अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता था उसकी वजह से। द शेयरिंग ऑफ फाइनेंस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स, पहले पढ़ लिया, सेंटर और स्टेट के बीच में किस तरीके से फाइनेंस शेयर किए जाते थे। एनक्रोचमेंट बाय द सेंटर ऑन द स्टेट लिस्ट, सेंटर का स्टेट लिस्ट के ऊपर जो एनक्रोचमेंट होता है था उसके बारे में। अब कुछ कमीशन और रेजोल्यूशन ऐसे पास हुए जिसने इस पे काम किया, कुछ कमिटीज और उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, एआरसी बनाया गया। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज नोट डाउन करना। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें इसकी पूरी स्टोरी लाइन, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में एसआर बोमई केस, शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ केस, इन सबको हमने कितने डिटेल में विद इमेजेस पढ़ा था। आई होप आप सबने देखा होगा, नहीं देखा तो प्लीज चेक आउट दैट वीडियो, बेसिक फीचर ऑफ द पार्लियामेंट, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में सब कुछ बताया। उसी तरीके से अगर आप बोलोगे, विद सेम इफेक्ट हम इस सारे कमीशंस को भी पढ़ेंगे पूरा इन डिटेल विद द स्टोरी फॉर्म। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, 6 मेंबर का एक अपॉइंट करती है कमिटी, जिसको बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। कब करती है, 1966 में, इनिशियली अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द मोरारजी देसाई, इसके चेयरमैन होते हैं इनिशियली। अब ये क्या करता है, 3 साल के बाद अपना रिपोर्ट सबमिट करता है, जिसमें इसने 22 रिकमेंडेशंस बताए। कुछ रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट वाले जो हम पढ़ते हैं कि स्टेब्लिशमेंट ऑफ अ इंटर स्टेट काउंसिल का एक स्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, इंटर स्टेट काउंसिल एक कमीशन होना चाहिए, काउंसिल होना चाहिए अंडर आर्टिकल 263। किसकी रिकमेंडेशंस थी, एआरसी। एआरसी क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, किसके अंडर बनाई गई थी, मोरारजी देसाई। कब बनाई गई थी, 1967। रिपोर्ट कब दिया था, 1969। कितने रिकमेंडेशंस दिए थे, 22। फिर है अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन पार्टीशन पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस इन पब्लिक लाइफ एज गवर्नर। के लिए आप नॉन पार्टीशन पर्सन को लेके आएंगे, वो सेम पार्टी का नहीं होना चाहिए और उसका पब्लिक लाइफ में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, इन एक्सपीरियंस पर्सन को नहीं बनाओगे। मैक्सिमम डेलीगेशन जो पावर की होगी वो स्टेट को दी जाएगी। ट्रांसफरिंग मोर सोशल फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स होंगे, रिसोर्सेज होंगे, वो ज़्यादातर स्टेट को एलोकेट किया जाएगा, ज़्यादा किया जाएगा पहले से। और उनका स्टेट के ऊपर डिपेंडेंसी, हर छोटी चीज़ के लिए उनको सेंटर पे डिपेंड होने की ज़रूरतों को कम करके उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस ज़्यादा दी जाएगी। आउटकम क्या होता है कि कोई भी एक प्लान को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, कोई भी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। 22 रिकमेंडेशंस थी, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी मैंने वो लिखा है यहाँ पे, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो सबको पढ़ लेंगे। अब राज मनोहर कमेटी आती है उसके बाद 1969 में एआरसी ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया। उसी टाइम 1969 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया 3 मेंबर का कमेटी, किसके अंडर, पीबी राज मनोहर के अंडर, जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है फिर से 1969, 70 और 71 में फाइनली सबमिट कर देती है। ये भी रिकमेंडेशंस देती है। उसके इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन की बात करते हैं। सेम फिर से बोला जाता है कि इंटर स्टेट काउंसिल जल्द से जल्द बनाया जाए, फाइनेंस कमीशन एक परमानेंट बॉडी बना दी जाए, प्लानिंग कमीशन शुड बी डिस्पेंडेड, प्लानिंग कमीशन को खत्म करके उसको एक नई स्टेचुरी बॉडी वो जो पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा लाई जाती है वो बनाया जाए। आर्टिकल 356, 57 एंड 65 डीलिंग विद द प्रेसिडेंट रूल शुड बी टोटली ओमिटेड, प्रेसिडेंट रूल को जो आर्टिकल्स हैं पूरी तरीके से खत्म कर दिए जाए। द रेज्यूडरी पावर ऑफ द लेजिस्लेशन टैक्सेशन शुड बी एलोकेटेड टू द स्टेट्स, जो रेज्यूडरी पावर है लेजिस्लेशन और टैक्सेशन के रिलेटेड वो स्टेट्स को एलोकेट कर दिया जाए। ऑल इंडिया सर्विसेज पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए, आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। सॉरी। आउटकम क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया इस कमेटी को भी, एआरसी को भी कंप्लीटली इग्नोर किया था और राजमनहर कमेटी को भी पूरी तरीके से इग्नोर किया था। राजमनहर कमेटी कब बनाई गई, 1969 में। कितने मेंबर की कमेटी थी, 3 मेंबर की। कहाँ बनाई गई थी, तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। कौन थे इसके कमेटी के हेड, पीबी राजमनहर। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की, 1971 में। वैसे ही एआरसी कब बनाई गई, 1966 में। कौन थे इसके चेयरमैन, मोरारजी देसाई। कब रिपोर्ट आई, 1969 में। कितने मेंबर थे, 22 मेंबर थे। इनके रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया, राजमनहर के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। वैसे ही आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन आता है, जिन्होंने अकाली दल पंजाब में अडॉप्ट किया रेजोल्यूशन, जिसमें बोला गया कि सेंटर का जुरिस्डिक्शन रेस्ट्रिक्ट किया जाए सिर्फ और सिर्फ डिफेंस में, फॉरेन अफेयर्स में और कम्युनिकेशन एंड करेंसी में, उसके ऊपर नहीं। बाकी जितने भी रेजुडिशरी पावर होगी वो स्टेट के अंदर दे दी जाएगी। ये पंजाब की बात हो रही है, अकाली दल ने ये जो दिया था।
वेस्ट बंगाल की मेमोरेंडम की बात हो रही है 1977 में। 4 साल के बाद वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एक पब्लिश करती है मेमोरेंडम, जो बोलती है कि यूनियन वर्ड को हटा के फेडरल से रिप्लेस कर दिया जाए और सेंटर की जुरिस्डिक्शन को बिल्कुल से कर्टेल कर दिया जाए। आर्टिकल 356, 57 एंड 60 इनको पूरी तरीके से हटा दिया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी भी डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया। फिर आता है सरकारिया कमीशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमीशन और पेपर में आता भी है। 1983 से लेके 88 तक, 5 साल 6 साल, ठीक है। अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1983। दिस 3 मेंबर कमीशन वाज हेडेड बाय आर एस सरकारिया। कितने मेंबर की कमीशन थी? ये 3 मेंबर की कमीशन थी। कब बनाई गई थी? 1983 में। ये इसने अपना रिपोर्ट सबमिट किया 1988 में, बहुत अच्छे से रिव्यू करके, बहुत अच्छे से पढ़ के सब कुछ डिटेल को, उस समय कंट्री की क्या सिचुएशंस थी उसको मद्देनजर रखते हुए ओवरऑल व्यू क्या आया। कमीशन ने किसी मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस को फेवर नहीं किया। इन्होंने एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट एज बेसिकली, बहुत ही बोला कि वो प्रॉपरली चल रही है अभी, तो उनको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने रिजेक्ट कर दिया कि सेंटर पावर को कर्टेल करने की आइडिया को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया जाए, stating that a strong center is essential for the safeguarding national unity and integrity। ठीक है, सेंटर के स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है ताकि नेशनल यूनिटी बनी रहे और इंटीग्रिटी बनी रहे। बट इसने ओवर सेंट्रलाइजेशन को भी वार्न किया कि ओवर सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, हर पावर सिर्फ सेंटर के पास नहीं होनी चाहिए। की रिकमेंडेशंस क्या हुए कि आउट ऑफ 247 रिकमेंडेशंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर, कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, कि एक परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल बनाया जाए जिसको बोला जाएगा इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल, जो कि आर्टिकल 263 के बारे में बात की जाएगी, जो स्टार्टिंग एआरसी से बोलते चले आ रहे हैं कि इंटर स्टेट काउंसिल बनाओ, वो फाइनली यहाँ पे बोला गया। 356 प्रेसिडेंट रूल, जो कि बहुत ही अच्छे से एकदम मतलब बहुत ही सेंसिबल वे में यूज़ किया जाए और एक लास्ट रिजॉर्ट की तरह यूज़ किया जाए, हर समय प्रेसिडेंट रूल का यूज़ ना किया जाए। इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज शुड बी फर्दर स्ट्रेंथन, इसको और भी मजबूत किया जाए ऑल इंडिया सर्विसेज को। द रेज्यूडरी पावर ऑफ टैक्सेशन शुड रिमेन विद द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के पास ही रहेगा टैक्सेशन पावर, वाइल अदर रेज्यूडरी पावर वो कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। टैक्सेशन से रिलेटेड जो रेज्यूडरी पावर होंगी जो लिस्ट में नहीं डाली गई है वो तो पार्लियामेंट के पास रहेगी, बट जो अदर रेज्यूडरी पावर है एक्सेप्ट ऑफ द टैक्सेशन उनको डाल दिया जाएगा कॉन्करेंट लिस्ट में। A procedure of consulting the chief minister in the appointment of the state governor should be prescribed in the constitution। मतलब कि चीफ मिनिस्टर का कंसल्टेशन का प्रोसीजर बताया गया, वो किस लिए? ताकि गवर्नर जब अपॉइंट करना हो तो चीफ मिनिस्टर का कंसल्टेशन किया जाएगा, उसकी जो प्रोसीजर होगी पूरी वो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया जाए। जोनल काउंसिल शुड बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड एंड रीएक्टिवेटेड टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म के स्पिरिट को प्रमोट करने के लिए जोनल काउंसिल को दोबारा से बनाया जाए। आउटकम क्या आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिए फाइनली 188 recommendations, the most important being established of the interstate council। कब बनाई गई? 1990 में। 1988 में इसने किसने, सरकारिया कमीशन ने अपना रिकमेंडेशन दिया था। 2 साल के बाद 1990 में फाइनली इंटर स्टेट काउंसिल बनती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है अब। ये किसके रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी? दिया तो सबने रिकमेंडेशन था, बट बनाई किसके रिकमेंडेशन पे गई? फाइनली बनाई गई, क्या हो गया इसको, हाँ, बनाई किसके काउंसिल पे, रिकमेंडेशन पे गई? सरकारिया कमीशन के, जो कि 1983 में बनाई जाती है, 88 में अपना रिपोर्ट सबमिट करती है, और फाइनली 1990 में हमारे कंट्री में एक इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जाती है। लास्ट वन इज पुंची कमीशन, जो कि 2007 में बनाई गई, 2010 में इसने अपना रिपोर्ट सबमिट किया। सेकंड कमीशन जो कि इंटर स्टेट सेंटर स्टेट रिलेशन में बनाई गई 2007 में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मदन मोहन पुंची, इनका पूरा नाम है एम पुंची। उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया 2010 में। ओवरऑल व्यू क्या कहता है कि दिस कमीशन कंक्लूडेड द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की गई, और ताकि इंडिया की यूनिटी, इंटीग्रिटी और डेवलपमेंट बनी रहे। इट मेड ओवर 310 रिकमेंडेशंस, 310 रिकमेंडेशंस दिए इसने। अब की रिकमेंडेशंस क्या क्या थे कि कमीशन ने रिकमेंड किया कि गवर्नर के पास फिक्स टेन्योर होगा 5 साल का, और देयर रिमूवल, जो उनका हटाने का तरीका है, शुड नॉट बी एट द स्वीट विल ऑफ द गवर्नमेंट सेंटर। सेंटर में कोई स्वीट विल उनके मन चाहे जब चाहे हटा दो, इस पे नहीं होगा, और फिक्स टेन्योर दिया जाए 5 साल का। उन्होंने एक सजेशन भी दिया कि अगर प्रेसिडेंट फिर भी गवर्नर को हटाया जाए तो उसको एक इम्पीचमेंट प्रोसेस डाला जाए और उसके थ्रू ही हटाया जाए। प्रेसिडेंट रूल के ऊपर उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए कि इट रिकमेंडेड अमेंडमेंट्स टू इनकॉर्पोरेट द गाइडलाइंस सेट फोर्थ इन द लैंडमार्क एसआर बोमई केस। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस, हमने पढ़ा भी इसका पूरा डिटेल में। 356 का किस तरीके से यूज किया जाए, उसने क्या बोला कि इसने एक्सेप्ट किया एसआर बोमई केस का 356 में जो बोला गया था। इट ऑल्सो प्रपोज अ फ्रेमवर्क
ऑफ लोकलाइज इमरजेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि लोकलाइज इमरजेंसी का किसने रिकमेंडेशन दिया था। तो ये किसने दिया था, पुंची कमीशन ने, जिन्होंने ये बोला था कि स्टेट के किसी एक पार्टी में, मान लो यूपी के वाराणसी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरी यूपी में ही स्टेट इमरजेंसी लगा दोगे, आप पर्टिकुलर उस एरिया में इमरजेंसी लगाओ। लोकलाइज इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट दिया गया। अब कॉन्करेंट लिस्ट की बात की जा रही है, तो इट सजेस्टेड दैट यूनियन शुड बी एक्सट्रीमली रिस्ट्रेन्ड इन asserting parliamentary supremacy in matter assigned to states and that a broad agreement should be रीच्ड बिफोर इंट्रोड्यूसिंग लेजिस्लेशन ऑन करंट लिस्ट मैटर के जाने से पहले बहुत ही अच्छे से उस पर कंक्लूजन पे पहुंचा जाए। राज्यसभा के ऊपर उसने क्या बनाया है कि इट रिकमेंडेड दैट देयर शुड बी इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर स्टेट्स इन राज्यसभा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स होता है उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए। पॉपुलेशन साइज के बेसिस पे उस पर पावर नहीं होनी चाहिए रिप्रेजेंट होने की, ताकि बैलेंस, बेटर बैलेंस ऑफ पावर बना रहे, हर स्टेट का सेम रिप्रेजेंटेशन हो। ट्रीटीज पे क्या हुआ कि पार्लियामेंट शुड मेक अ लॉ ऑन ट्रीटी मेकिंग टू स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर एंड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस अराइजिंग फ्रॉम treaties should be permanent term of reference of for फाइनेंस कमीशंस। ठीक है, ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट को एक लॉ बनाना पड़ेगा ताकि प्रोसीजर्स को अच्छे से स्ट्रीमलाइन तरीके से चल सके। अब नया ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने की बात की गई। इट सजेस्टेड दैट अ क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज इन सेक्टर्स लाइक हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के, इंजीनियरिंग के सेक्टर में एंड जुडिशरी के सेक्टर में भी ऑल इंडिया सर्विसेज बनाया जाए। अब ये रिपोर्ट सबमिट होती है, रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन किया जाता है और स्टेक होल्डर्स को, सारे स्टेट्स को भेजा जाता है जो जो उस पे थे। बट आज भी इस कमीशन को दोबारा से फॉरवर्ड किया गया और दोबारा से सबकी रिकमेंडेशंस मांगी गई है। दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर दैट इज द सेंटर स्टेट रिलेशन। आई होप you all understood every aspect of this chapter and you don't have any doubt, maybe, but still if you have any doubt about this chapter in any part of this video, can you please, kindly please comment down your queries. I will love to solve this thing. And if you like this video, if this video help you in any particular way, kindly comment down your experience. I will love to read all those things. And for the time being, kindly again, if you have any doubt, please do watch this video again and again and kindly note down all the important points. Go through those points again and again, and we'll meet you in the next chapter very soon. Till then, take care of your family health and your family and your health. Signing off. Jai Hind.